21। राहुल भी बच्चे को थोड़ी देर तक चुमकाता रहा, फिर रिद्धिमा से पूछा, तूने इसका कोई नाम तो सोचा होगा रिद्धिमा? रिद्धिमा ने नाम ही सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, क्योंकि ये हक रेहान का है। उसने कहा था बेबी हो या बाबा, नाम वही रखेगा। मैं रेहान को कुछ नहीं दे पाई, कम से कम इतना हक तो दे सकती हूँ। मुस्कान ये सुनकर मुस्कुराई। वो जानती थी कि रेहान बचपन से ही रिद्धिमा को बहुत चाहता था और अब भी चाहता है। रिद्धिमा अगर उसे अपना लेती तो मुस्कान बहुत खुश होती, पर रेहान ने मुस्कान से साफ साफ कह दिया था कि वो रिद्धिमा को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा। पर मुस्कान अब भी दिल से यही चाहती थी कि रिद्धिमा रेहान को अपना ले और अरमान को भूल जाए। कुछ महीने बीत गए थे। रिद्धिमा अब फिर से अपनी इंटर्नशिप पूरा करने की तैयारी में जुट गई थी। बच्चे के आ जाने से उसकी क्लासेस पूरी नहीं हुई थी। बेबी अरमान 3 महीने का हो चुका था और अब रिद्धिमा को कॉलेज भी जाना था। इन 3 महीने में उसने अपने बच्चे को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं किया था। अंजलि की मम्मा पुणे ही आ गई थी, क्योंकि रिद्धिमा की देखभाल के साथ अब अंजलि को भी अपने पास लाना था, क्योंकि उसके भी 7वां महीना शुरू होने वाला था। डॉक्टर मलिक रोज हॉस्पिटल जाने से पहले और शाम को एक बार शशांक विला आ जाते थे और बेबी के साथ खेलते रहते थे। बेबी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए उनका चेहरा खिल जाता था, जिसे देखकर रिद्धिमा का दिल भर आता था। काकी ने रिद्धिमा को बताया था कि मलिक साहब ने बच्चे के लिए इतने सारे खिलौने खरीद के रखे हैं कि कमरा भर गया है। रिद्धिमा समझ सकती थी कि मलिक अंकल बेबी में अरमान की छवि देखते होंगे। डॉक्टर मलिक रिद्धिमा के सामने अरमान के बारे में एक लफ्ज नहीं कहते थे, पर अंजलि की मम्मा को वो अरमान के बचपन के बारे में बताते रहते थे। कभी कभी रिद्धिमा जब रात को अपने बच्चे को सीने से लगाकर सोती थी तो उसे अरमान की बहुत याद आती थी। उसे लगता था कि काश अरमान यहाँ होता तो बच्चे को देखकर कितना खुश होता। एक औरत को तब सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब उसका पति उसकी कोख से जन्मे उन दोनों के अंश को प्यार करे। रिद्धिमा भी इस खुशी को महसूस करना चाहती थी, पर फिर ये सोचकर डर जाती थी कि अगर अरमान यहाँ होता और इस बेबी के जन्म के बाद ऑस्ट्रेलिया चला जाता तो शायद इस बच्चे पर अपने हक के लिए लड़ाई करता। आज मलिक अंकल को जिस तरह अरमान की याद में दिन गुजारना पड़ता है, शायद तब रिद्धिमा की भी यही दशा होती और वो अपने बच्चे के बिना बिल्कुल नहीं जी सकती थी। ये सोचते ही वो अपने बेबी को सीने में भींच लेती थी और रुंधे स्वर में बोल उठती, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना मेरे बच्चे, आप मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे अरमान। ये सुनते ही अरमान ने आश्चर्य से लीजा का चेहरा देखा, फिर पूछा, आपको ऐसा क्यों लगा मम्मा? लीजा कुछ सोचते हुए बोली, तानिया बता रही थी कि वो अमेरिका रहना चाहती है, अगर वो वहाँ रह गई तो आपको भी वहाँ जाना पड़ेगा ना अरमान। मामा, आपके लिए मैं तानिया क्या सब कुछ ठुकरा सकता हूँ, पर मैं चाहती हूँ आपका एक परिवार हो जहाँ आपके साथ हरदम कोई खड़ा हो। मेरे बाद आपको किसी सहारे की जरूरत होगी अरमान। मामा, पहली बात है कि आप ये मेरे बाद वाला वाक्य नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको अभी मेरे साथ रहना है। मेरी सारी जिंदगी आपको मेरा साथ देना है। और आप एक बात जान लो मामा, तान्या क्या कोई भी लड़की मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ आपका सपना पूरा हो और मैं उसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। लीजा थोड़ी चुप रही, फिर बोली, पता है अरमान, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि मेरा सपना यानी मेरे पापा का सपना मैं पूरा करूंगी, इस हॉस्पिटल को और बड़ा बनाऊंगी, इसकी और शाखाएं हर शहर में खोलूंगी। पर अब मेरा सपना बदल गया है। अब लगता है मैं घर पर रहूं अपने परिवार के साथ और आपके बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं। शायद इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब बहुत बहुत आगे बढ़ना, कुछ नया करके दिखाने का जोश सब ठंडा पड़ जाता है और महसूस होता है कि जिंदगी इतनी छोटी है, बस अपनों के साथ बिता दे। अरमान ने लीजा की तरफ देखते हुए सोचा कि इस बीमारी ने मम्मा को कितना बदल दिया है। पहले उनकी जिंदगी का मतलब सिर्फ काम था, अब वो उन पलों को पाना चाहती हैं जो अपनों के साथ ही अच्छा लगता है। और अरमान का सपना तो उसी दिन बदल गया था जब वो रिद्धिमा से प्यार कर बैठा था। उस दिन से ही उसे खुशियों के छोटे छोटे क्षण अनमोल लगने लगे थे। वह तब भाग दौड़ की जिंदगी से घबराने लगा था और उन शांत खूबसूरत पलों की तलाश करने लगा था जो उसे रिद्धिमा के साथ बिताने थे। उसके पास जो था वो उसी में खुश रहना सीख गया था और आगे बढ़ने की होड़ में अपनों से दूर रहने की होड़ से खुद को अलग कर चुका था
और ये भी सोच चुका था कि मम्मा को समझाकर वो वापस इंडिया ले जाएगा, जहाँ पापा शायद उसका इंतजार कर रहे हैं। पर मम्मा की बीमारी ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया और तब अरमान के जीवन का एक ही मकसद रह गया था, मम्मा को किसी तरह मौत के मुंह से वापस लाना और उनके सपनों को पूरा करना। उसने सुना लीजा कह रही थी, आपके मामा से कल मेरी बात हुई थी अरमान। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो तो आपसे बात तक नहीं करते थे ना? हाँ, आपके नाना ने बहन के साथ ज्यादती की थी, इसलिए उसने हम सबसे नाता तोड़ दिया था। पर जब कल उसे पता चला मैं इतनी बड़ी बीमारी से रिकवर होकर लौटी हूँ, तो उसका गुस्सा गायब हो गया और वो मेरे लिए बहुत चिंतित हो गया। कह रहा था मिलना चाहता है। तो प्रॉब्लम क्या है? बुला लो उनको मम्मा, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, अगले संडे को आएंगे। बरसों बाद जब अपनों से मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है, ये मैं आज महसूस कर रही हूँ। अरमान ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में आ गया। आज उसे पापा की बहुत याद आ रही थी। आज उसे लग रहा था कि मम्मा के पास तो वो है और मामा भी मिलने आएंगे, उनका परिवार आएगा, पर पापा के पास कौन है? कोई नहीं। रिद्धिमा भी अब जरूर रेहान से शादी करके उसके साथ चली गई होगी। जब पापा का साथ अपनों ने छोड़ दिया, तो आखिर कब तक रिद्धिमा उनके पास रहेगी? उसका दिल कर रहा था कि रिद्धिमा के बारे में किसी से पूछे, पर किससे पूछेगा? पापा से पूछ नहीं सकता और शांतनु 6 महीने पहले ही वहां से चला गया था। उसे अब दिल्ली में अच्छी जॉब मिल गई थी। उसने बाहर देखा, बूंदाबांदी हो रही थी। वो बाहर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और देखा बाहर कुछ कुछ स्ट्रीट डांसर्स बारिश में अपनी डांस प्रैक्टिस करते हुए मौसम का आनंद ले रहे थे। अरमान को महाबलेश्वर की याद आ गई, जिस पल को उसने खुलकर जिया था। उसने खिड़की बंद कर दी और अपने कमरे में आकर बैठ गया। उसे बार बार मम्मा की बात याद आ रही थी कि जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब इंसान अपनों का साथ पाना चाहता है, तब उसके लिए बाकी सभी भौतिकी सुख तुच्छ बन जाते हैं। हर इंसान के लिए माता पिता के बाद हम सफर का साथ होता है, जो जिंदगी के अंतिम वर्षों में भी उसका हाथ थामे रहता है। पर अरमान के लिए तो कोई नहीं था। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। वो बेचैन होकर थोड़ी देर टहलता रहा, फिर मोबाइल हाथ में लेकर फेसबुक पेज खोला और उसकी नजर मुस्कान की प्रोफाइल पर गई, जहां उसने कुछ अपडेट्स किए हुए थे। अरमान ने ख्याल किया लगभग कई महीने से वो ऑनलाइन नहीं गया था। ऐसा नहीं था कि उसका दिल नहीं करता था, पर वही एक डर उसके जहन में उभरता था, जिसकी कल्पना से ही उसकी रातों की नींद हराम हो जाती थी। रिद्धिमा और रेहान को एक साथ देखना, उनको पति पत्नी के रूप में देखना। उसे ये बात पता थी कि रेहान मुस्कान का कजिन है और मुस्कान को फोटो अपलोड करने का शौक है, अतः उनकी शादी होने पर वो जरूर फोटो अपलोड करेगी और वो इसी चीज से बचना चाहता था। मुस्कान के नोटिफिकेशन को देखकर उसने धड़कते दिल से प्रोफाइल खोला, जहां लिखा था गॉट मैरिड, और उसके साथ ही राहुल और मुस्कान का दूल्हा दुल्हन बने खुशी से चमकता चेहरा था। अरमान के होंठ ये देखकर मुस्कुरा उठे और वो भीगी आंखों से बड़बड़ाया, कांग्रेट्स मुस्कान और राहुल, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। पर अब वो बेचैन हो उठा था बाकी फोटोज देखने के लिए, क्योंकि उसे इतना पता था कि रिद्धिमा जहां भी हो मुस्कान की शादी में जरूर आएगी। उसने धड़कते दिल से स्क्रॉल करना शुरू किया। उसकी नजर रिद्धिमा के सारे दोस्तों पर गई, फिर अंजलि और अतुल पर, रेहान पर, जो मुस्कान और राहुल के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। एक फोटो था जहां मलिक हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स थे और पापा बीच में मुस्कुराते हुए खड़े थे। उन्हें देखकर अरमान का दिल भर आया और उसकी बेचैन नजरें जिसे ढूंढ रही थी वो कहाँ थी। अरमान ने जल्दी जल्दी स्क्रॉल करना शुरू किया। अचानक उसकी नजर एक जगह छिटक गई। रिद्धिमा मुस्कान और राहुल के साथ खड़ी थी। वही प्यारी सी मुस्कुराहट उसके होठों पर थी। उसने गुलाबी रंग का घाघरा चोली पहना था, बड़ी बड़ी आंखों में आईलाइनर लगाए, होठों पर पसंदीदा गुलाबी कलर की लिपस्टिक और कमर तक लंबे रेशमी बाल खुले हुए। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। इन 2 वर्षों में तो वो जैसे और भी निखर गई थी। अरमान का दिल कर रहा था उसे देखता ही जाए। अरमान कुछ क्षण तक यूं ही टकटकी लगाए उस तस्वीर को देखता रहा, और फिर जैसे ही उसकी नजर उसकी नीचे की तस्वीर पर गई, वो दंग रह गया। रिद्धिमा और रेहान खड़े थे और अतुल और अंजलि। अंजलि की गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी, शायद कुछ महीनों की। और रिद्धिमा की गोद में कौन है? अरमान की सांसें जैसे रुक गई। एक नन्हा सा राजकुमार उसकी गोद में मुस्कुरा रहा था, गोरा चिट्टा, सिर पर बिखरे बिखरे बाल,
लाल लाल पतले होंठ, गालों पर लाल रंग बिखरा हुआ, मानो किसी ने कोमल गालों पर टमाटर के रंग बिखेर दिए हो, जहां हंसने के कारण उसके जैसे गड्ढे बन रहे थे। और आंखें नीली, बिल्कुल उसके जैसी नीली, पर रिद्धिमा जैसी बड़ी बड़ी। अरमान एक झटके से उठ खड़ा हुआ और मोबाइल उसके हाथ से नीचे गिर गया। उसे लगा जैसे सारा कमरा घूम रहा है। रिद्धिमा का बच्चा, रिद्धिमा और रेहान का बच्चा, तो इसकी आंखें नीली क्यों हैं? उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और उस तस्वीर को देखने के लिए मुस्कान का प्रोफाइल खोलने लगा, पर अचानक ही फेसबुक में एरर शो होने लगा। अरमान ने मोबाइल को बेड पर पटका और सिर को दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गया। वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। अचानक उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ बह निकली और वो फूट फूट कर रोने लगा, मानो इतने वर्षों तक अपने अंदर जितने आंसू उसने छुपाए थे सब आज बह जाएंगे। अरमान काफी देर तक वैसे ही बैठा रहा, फिर उठकर मोबाइल लिया और फिर से वो फोटो देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसके दिल की ये कैसी हालत थी? रिद्धिमा और बेबी को देखने के लिए उसका मन मचल रहा था, पर रेहान को उनके साथ देखना उसे गंवारा नहीं था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि रिद्धिमा को उसे तान्या के साथ देखकर कितना गुस्सा आता होगा, पर रिद्धिमा का स्वभाव तो उसके बिल्कुल विपरीत था। जहां अरमान अपनी ईर्ष्या को सबके सामने जाहिर कर देता था, वहीं रिद्धिमा सब कुछ अपने दिल में दबा लेती थी, अपने प्यार को भी और अपने गुस्से को भी। वो उठा और मम्मा के कमरे में आया तो पाया मम्मा बेड पर बैठी पुराने एल्बम देख रही थी। अरमान को देखते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे और बेन के बचपन की तस्वीरें हैं मम्मा पापा के साथ। तब हम कितना खुश रहा करते थे। सारे एल्बम अंदर रखे हुए थे, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था देखने का, पर अब लगता है उन दिनों की याद करते जाऊं। अरमान उनके पास बैठा उन तस्वीरों को देखने लगा। मम्मा बिल्कुल अपने पापा पर गई थी। अरमान के नाना जी बड़े ही हैंडसम थे। अरमान ने मामा को अब तक नहीं देखा था, पर फोटो में देखते ही पहचान गया था, क्योंकि वो अपनी मम्मा यानी अरमान की नानी पर गए थे। अरमान अपना दिल बहलाने के लिए एक के बाद एक एल्बम देखने लगा। उसने ख्याल किया कि उसमें मम्मी पापा की शादी की एल्बम भी थी और एक एल्बम पर लिखा था नन्हा अरमान। उसने झट से वो एल्बम ले ली और पेज पलटने लगा। उसके जन्म के बाद के ढेर सारे फोटोज थे, क्योंकि डॉक्टर मलिक को फोटो लेने का बड़ा शौक था। वो पेज पलटते हुए अचानक एक जगह पर रुक गया और उसकी नजर एक तस्वीर पर गई जब वो लगभग 1 साल का था। उसे लगा ये तस्वीर उसने कहीं देखी है और एक पल में उसे रिद्धिमा की गोद में बच्चे की याद आ गई। हूबहू उसकी तस्वीर। ऐसा कैसे हो सकता है? बस एक चीज अलग थी, अरमान की आंखें उस बच्चे जितनी बड़ी नहीं थी। शायद और कोई भी अंतर नहीं था उस तस्वीर और इसमें। तो क्या वो अरमान का? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा कुछ होता तो रिद्धिमा उसे जरूर बताती, और रिद्धिमा ना बताए पापा जरूर बताते। पर अरमान तो एक ही रात रिद्धिमा के साथ, तो क्या उस रात? पर रिद्धिमा कैसे उस बच्चे को इस दुनिया में ला सकती थी? उनका तलाक हो चुका था और उसके कुछ ही दिनों में अरमान की शादी भी तो हो चुकी थी तानिया से। और अगर ऐसा होता तो क्या रेहान रिद्धिमा के साथ होता? शायद हाँ, शायद नहीं। और रिद्धिमा उस एक रात की गलती को इस तरह सबके सामने क्यों आने देती भला? वो इतनी शर्मीली थी कि ऐसा कुछ होने से पहले खुद को मिटा देना भी ठीक समझती। पर क्या वो सिर्फ एक गलती थी, या दोनों का एक दूसरे के लिए समर्पण, जिसने अरमान को फिर कभी किसी का नहीं होने दिया? वो बेचैन हो उठा और अपने कमरे में आ गया और शांतनु को फोन लगाया। कुछ ही देर में शांतनु ने फोन उठाया और पूछा, कैसा है? मैं ठीक हूँ शांतनु, तू कैसा है? ठीक हूँ। आंटी कैसी है? तान्या कैसी है? सब ठीक है शांत, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। अगर मुझे कुछ पता होगा तो मैं जरूर बताऊंगा यार। मैंने कल एक तस्वीर देखी रिद्धिमा की, उसकी गोद में एक बच्चा था, वो किसका है? ये कैसा सवाल है? उसका ही होगा या किसी और का होगा। मुझे बस ये जानना है कि उस बच्चे का पिता कौन है। अरमान कैसी बेतुकी बातें कर रहा है? तुझे इससे क्या लेना देना वो रिद्धिमा का बच्चा है या नहीं? उस बच्चे का पिता कौन है? अचानक तुझे एक अनजान बच्चे की फिक्र क्यों होने लगी? वैसे मुझे नहीं लगता कि अब तुझे उनके मामलों में दखल देना चाहिए। वैसे भी रिद्धिमा ने काफी कुछ झेल लिया है यार, अब उसे सुख से जीने दे। अरमान समझ गया कि शांतनु उससे नाराज है। शांतनु शुरू से ही तान्या को पसंद नहीं करता था और रिद्धिमा के लिए एक हमदर्दी थी उसके दिल में, क्योंकि उसने बचपन से ही रिद्धिमा को तकलीफ उठाते देखा था। अरमान का उसे इस तरह तलाक देने के फैसले पर वो ज्यादा खुश नहीं था। उसने सुना शांतनु कह रहा था, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ अरमान, बाद में बात करता हूँ। शांतनु के फोन रखने के बाद
अरमान कुछ देर यूं ही बेचैनी के साथ टहलता रहा। फिर उसने पापा का नंबर डायल किया, पर उनका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। अरमान के पास इतना धैर्य नहीं था कि वो कल तक उसका इंतजार करे। उसने कुछ सोचा और मुस्कान का नंबर लगाया। कुछ ही पल में मुस्कान की आवाज सुनाई दी। हाँ जी, कौन है? अरमान थोड़ी देर चुप रहा, फिर धड़कते दिल से बोला, मुस्कान, मैं डॉक्टर अरमान बात कर रहा हूँ। शादी मुबाह। पर उसकी बात को पूरा होने से पहले ही मुस्कान बोल उठी, कौन डॉक्टर अरमान? सॉरी, मैं ऐसे किसी को नहीं जानती, प्लीज दोबारा फोन ना करें। और उसने फोन कट कर दिया। अरमान मुस्कान के ऐसे बर्ताव से सन्न रह गया। उसे ऐसे लगा मानो मुस्कान ने उसके गाल पर जोर से तमाचा कस दिया। सच्ची तो है, जब किस्मत ने ही उसके गाल पर कसकर तमाचा जड़ दिया है तो इंसानों की क्या गलती है। शांतनु का इस तरह व्यस्तता का बहाना बनाकर फोन रख देना और मुस्कान का इस तरह उसे नकारना इस बात का सबूत था कि अब बुढ़े वाले उसको बिल्कुल भी नहीं चाहते। उनके लिए अब डॉक्टर अरमान कोई मायने नहीं रखता है। अब वो उनके लिए पूरी तरह अजनबी बन चुका है। अरमान के मामा अगले हफ्ते मिलने आए थे और अरमान को पता चला था कि वे बहुत ही सज्जन थे। लीजा और उनका प्यार देखकर अरमान को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसे लगता था मम्मा बहुत अकेली हो गई है। पहले तान्या और उसका परिवार लीजा का साथ देते थे, पर अब उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया था। अरमान जानता था कि उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अरमान ने तान्या के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। उसने शादी तो तान्या से की थी, पर एक पति धर्म कभी नहीं निभाया था। तान्या शायद समझ चुकी थी अरमान से कुछ आशा करना व्यर्थ है, इसलिए वो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। तान्या को किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आदत नहीं थी। अपने दम पर हासिल करना आता था उसे। पर जब उसे अरमान हासिल नहीं हुआ तो वो अपनी चाहत कहीं और लुटाने लगी थी और नए हमसफर की तलाश कर रही थी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। अब अरमान के मामा का परिवार भी सिडनी से यहीं आ गया था। बेन की एक बेटी थी, आर्या, जो 17-18 साल की थी। वो बहुत ज्यादा बातूनी थी और पहले दिन से ही अरमान से दोस्ती करने की कोशिश में थी। अरमान को भी वो अच्छी लगती थी, क्योंकि उसे देखते हुए उसे मुस्कान की याद आती थी। वैसी ही बातूनी, वैसी ही मुंह फट थी, हर दिल की अच्छी थी। बेन की पत्नी किसी संस्था से जुड़ी थी और बहुत व्यस्त रहती थी, पर वो भी कोशिश करती थी कि लीजा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। और आर्या तो सुबह शाम लीजा के पास पड़ी रहती थी। लीजा को अब एक परिवार मिल गया था और उसकी उदासी काफी हद तक दूर हो चुकी थी। इसी तरह एक साल बीत चुका था और इस एक साल के बीच अरमान की जिंदगी में काफी कुछ बदल चुका था। लीजा ने अपने भाई बेन और अरमान के नाम वो अस्पताल लिख दिया था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके भाई को उसका हक मिल जाए। तान्या का परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गया था और तान्या ने कोर्ट में अरमान के साथ तलाक की अर्जी दे दी थी। उसका कहना था कि उसे अमेरिका में कोई और मिल गया है जो उसे समझता है और उसके साथ शादी करने को तैयार है। फिर वो क्यों अरमान के नाम के रिश्ते को ढूंढती रही, जिसका कोई भविष्य नहीं है। उसने अरमान पर ये इल्जाम लगाया था कि उसने इस रिश्ते को बांध कर रखने की पूरी कोशिश की, पर अरमान ने कभी उसे नहीं अपनाया। तान्या बहुत जिद्दी लड़की थी और कभी हार मानना नहीं जानती थी, और रिद्धिमा जैसी एक सिंपल लड़की से हारना उसे गंवारा नहीं था। इसलिए अरमान को पाने के लिए उसने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया था, पर वो अरमान को पा नहीं सकी थी। शायद कोई और लड़की होती तो अरमान पर उसकी पत्नी होने का हक का प्रयोग करती, पर तान्या के लिए झुकना गंवारा नहीं था। अगर वो खुद अरमान के करीब आती तो उसकी हार ही होती, क्योंकि वो जानती थी कि अरमान रिद्धिमा के पास गया था और रिद्धिमा नहीं आई थी, और तान्या में ऐसी कोई कमी नहीं कि अरमान उसके पास न आए। उसे लगता था कि इस दुनिया में कोई भी मर्द ऐसा नहीं है जो एक औरत के आकर्षण से दूर रह पाए। पर वो नहीं जानती थी कि अरमान की पूरी जिंदगी उस एक रात में सिमट कर रह गई थी और उसकी याद में वो अपनी जिंदगी की हर एक रात को बिता सकता था। वो बस एक ही लड़की के लिए बना था और उसी के लिए समर्पित था। अरमान के साथ आर्या की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। असल में आर्या थी ही ऐसी। उसे जब पता चला अरमान और लीजा आंटी हिंदी में बात करते हैं तो उसने खुद हिंदी सीखना शुरू कर दिया था, और अरमान और लीजा जब बात करते तो वो ध्यान से सुनती, और इसी तरह वो बहुत जल्दी हिंदी सीख गई थी और अब वो अपने पापा और मम्मा को भी हिंदी सिखाने में लगी हुई थी। अरमान शुरू में आर्या से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता था, पर धीरे धीरे वो उसके सामने खुलने लगा। आर्या को लीजा ने तान्या के बारे में बताया था और अरमान को उदास देखकर आर्या को लगता था कि शायद अरमान ब्रो तान्या के इस तरह चले जाने पर उदास रहते हैं, इसलिए वो उसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करके
उसका दिल बहलाने की कोशिश करती थी और उसका ख्याल रखती थी। उसे अरमान की एक ही बात बुरी लगती थी कि वो शराब बहुत पीने लगा था। कभी कभी तो बहुत ज्यादा बहक जाता था। आर्या ने ख्याल किया कि अरमान शराब के नशे में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता रहता। आर्या धीरे से उसके पास आकर उन बातों को समझने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे पता था कि शराब के नशे में लोग अक्सर दिल की बात कह जाते हैं। आर्या को लगता था अगर वो उन बातों को थोड़ा भी समझ जाए तो शायद अरमान को इस हालत से उबरने में सहायता कर पाएगी, क्योंकि लीजा आंटी से उसे पता चला था कि अरमान पहले बिल्कुल भी वैसा नहीं था। उसे किसी चीज का नशा नहीं था और वो बहुत ही हंसमुख और मिलनसार था। लीजा आंटी को अरमान को लेकर दुखी देखकर उसने उन्हें विश्वास दिलाया था कि वो अरमान प्रो को इससे उबारने की कोशिश करेगी, पर अरमान ने तो जैसे खुद को एक सख्त खोल में बंद कर दिया था, जिससे उसे कोई ना देख पाए, ना समझ पाए। लीजा चाहती थी कि अरमान इस हॉस्पिटल और घर के चक्कर से थोड़ा बाहर निकले और अपने दोस्तों से मिले, क्लब आदि में जाए, पर अरमान को जैसे इस सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इसलिए जिस दिन शांतनु की शादी का कार्ड उसके पते पर आया, वो बहुत खुश हो गई थी। अरमान के हॉस्पिटल से वापस आते ही वो अरमान को बुलाकर कार्ड उसके हाथ में देते हुए बोली कि वो शांतनु की शादी जरूर अटेंड करे। शांतनु की शादी का कार्ड देखकर अरमान कुछ बोला नहीं, पर उसके दिल में एक हुक सी उठी। वो अपने कमरे में आया और कार्ड खोलकर देखा, शांतनु वेड्स सोहिनी, और उसके साथ ही शांतनु के हाथ से लिखा एक छोटा सा पत्र था। अरमान, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। मुझे आशा है तुम मेरी खुशी में जरूर आओगे। और हाँ, मेरी शादी दिल्ली में हो रही है, पुणे में नहीं, इसलिए तुम कोई बहाना नहीं बना सकते, आना जरूर। अरमान ने कार्ड पर हाथ फेरा और सोचा शायद सबको अपना प्यार मिलता है, शांतनु को सोहिनी, अतुल को अंजलि, राहुल को मुस्कान। तो फिर उसने क्या गलती की कि वो इस तरह से अकेला रह गया। कहते हैं प्यार से शादी तक का रास्ता कठिन होता है, पर यहाँ तो विवाह से प्यार तक का रास्ता कठिन से कठिन बनता चला गया और अंततः अरमान ने अपना प्यार खो दिया। अरमान ने एक लंबी सांस ली और फेसबुक पेज खोला और पाया कि मुस्कान ने उसे अनफ्रेंड कर दिया था। उसे हर तरफ से सिर्फ रिजेक्शन ही क्यों मिलता था। पापा उसे भूल गए, रिद्धिमा ने उसे छोड़ दिया, तानिया ने अपना रास्ता ढूंढ लिया, मुस्कान ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, और अब जब उसे मुस्कान के प्रोफाइल में रिद्धिमा की एक झलक देखने की गुंजाइश होती थी, मुस्कान ने भी उसे अनफ्रेंड करके खत्म कर दिया। वो किसी से दोस्ती करने लायक नहीं है, किसी का पति बनने लायक नहीं है, किसी का बेटा बनने लायक नहीं है, और शायद किसी का पिता बनने लायक भी नहीं है। रात को आर्या ने अरमान के कमरे में झांका तो पाया कि वो नशे में चूर होकर अपने बेड पर लेटा लेटा कुछ कुछ बड़बड़ा रहा है। वो धीरे धीरे कदमों से उसके पास आई और देखा तो उसका सिर बेड से नीचे लटक रहा था और शरीर बेड पर था। उसकी आंखें बंद थी, पर आंखों से बहते आंसू से गाल पर दाग बन गए थे। उसका एक हाथ नीचे की तरफ लटका हुआ था और उसमें चमकता हुआ कुछ था। आर्या फर्श पर बैठ गई और ध्यान से देखने लगी। तभी वो चीज अरमान के हाथ से जमीन पर गिर पड़ी। आर्या ने चौंकते हुए देखा वो कोई पायल थी। तान्या कई बार ऑस्ट्रेलिया आ चुकी थी, पर आर्या ने उसे कभी पायल पहने हुए नहीं देखा था और उसे लगता भी नहीं था कि वो कभी पायल पहनती होगी।